नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, इंग्लिश में यह किताब है, इसको हम एमसीक्यू के रूप में पूरा कवर कर रहे हैं। आज हम हमारी 26वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज बुग्यालों वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उत्तराखंड की मृदा से संबंधित सवालों की शुरुआत कर जाएंगे। इस वाले सीरीज के अंदर जो हमारी हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक चल रही है, इसमें हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। धामी जी वाली जो पुस्तक चल रही है उसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति को कवर कर रहे हैं, उसके एमसीक्यू को देख रहे हैं। और जो हमारी उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू की सीरीज चलती है उसमें हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को डीप में कवर कर रहे हैं। तो तीनों सेगमेंट हमारे लगभग साथ में यहाँ पे चल रहे हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में, तीनों को एक साथ कवर करने में आसानी हो सके। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस या हमारी जो दूसरी क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ बुग्याल, दूसरी तरफ जनपदों के नाम हैं। पहला है बगजी बुग्याल। तो बगजी बुग्याल कहाँ स्थित है? बगजी बुग्याल हमारा चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो पहले का 2 भी हो सकता है, पहले का 4 भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि 2 जगह पर है चमोली। कफनी बुग्याल की अगर हम बात करते हैं तो ये बागेश्वर में है, दूसरे का आंसर 3 ही होगा। मानेक बुग्याल की बात करें तो मानेक बुग्याल कहाँ है हमारा? ये उत्तरकाशी में पड़ता है, यानी तीसरे का हो जाएगा 1। और चौमासी बुग्याल ये भी चमोली में पड़ता है, तो चौथे का 2 या 4 कुछ भी हो सकता है। तो 2 3 1 4 होगा या 4 3 1 2 होगा, 2 3 4 1 या 4 3 1 2। यहां पर आपको मिला ऑप्शन ए 4 3 1 2। तो 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, क्योंकि चमोली 2 में था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बगजी बुग्याल चमोली में है, कफनी बागेश्वर में है, मानेक उत्तरकाशी में, चौमासी भी चमोली में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित बुग्यालों और उनके संबंधित जिलों के सही युग्म की पहचान करें। अब इन बुग्यालों को आपने फिर से मिलाना है। बर्मी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ये रुद्रप्रयाग में है, यानी ये वाला सही सुमेलित है। चौमासी या छौमसी बुग्याल ये कहाँ पड़ता है? ये भी चमोली में है, ये वाला भी सही है। देवदामिनी बुग्याल, इसके बारे में हमने बात करी थी कि यमुनोत्री के निकट है यह बुग्याल। दूधातोली की बात करें तो यह चमोली और पौड़ी में इसका विस्तार है। तो चारों के चारों यहाँ पे क्या हैं? सही सुमेलित हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है? तो चमोली का कौन सा बुग्याल इसमें नहीं है? बगजी चमोली के अंदर है, रुद्रनाथ बुग्याल भी चमोली में है, लक्ष्मीबन बुग्याल भी चमोली में है। बर्मी बुग्याल के बारे में अभी हमने जाना कि यह बुग्याल रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ये चमोली में नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चमोली में इन बुग्यालों के अलावा बेदनी बुग्याल है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। इसके अलावा औली बुग्याल हो गया। बगजी बुग्याल के बारे में हमने बात करी, हिमालय के सबसे भव्य दर्शन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जलीसेरा बुग्याल ये भी चमोली में पड़ता है। तितली बुग्याल यहीं पर है। कवारी बुग्याल ये भी चमोली में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये वाला रुद्रप्रयाग में आता है। इन बुग्याल के अलावा चमोली में आपको पाथर नचोड़िया बुग्याल भी देखने को मिलेगा। पांडुसेरा बुग्याल, मनपे, मननी बुग्याल, इसके अलावा चित्रकांठा, घसतौली, रत्ताकौण, चौफिट शिखर बुग्याल, ये सब चमोली जनपद में आते हैं। चमोली के प्रसिद्ध बुग्यालों के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? नंदन कानन और घसतौली क्या दोनों चमोली में पड़ते हैं? ये सही है। पाथर नचौड़िया और गुरसों बुग्याल ये भी चमोली में है, ये भी सही है। हरकीदून बुग्याल क्या चमोली में है? गलत होगा। हरकीदून बुग्याल हमारा
उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर होगा। जलीसेरा, राजा खर्क बुग्याल ये पड़ते हैं हमारे चमोली जनपद के अंदर। ठीक है, रत्ता कोण हो गया, राज खर्क इसको करना यहाँ पे, कोरा खर्क, डांग खर्क, लाता खर्क, खादू खर्क, ये सारे बुग्याल कहाँ हैं? चमोली जनपद में पड़ते हैं। ठीक है, किस बुग्याल का अन्य नाम कसनी खर्क बुग्याल भी है? तो इनमें से कौन सा बुग्याल है जो कसनी खर्क बुग्याल के नाम से जाना जाता है? यह बुग्याल है मदमहेश्वर बुग्याल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो कसनी खर्क बुग्याल है हमारा, ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, गुप्त काशी कालीमठ मार्ग पर यह स्थित है। मदमहेश्वर बुग्याल के नाम से जाना जाता है कसनी खर्क बुग्याल। इसी से मिलता जुलता एक और बुग्याल है नाम, जिसका केदार खर्क है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। कसनी खर्क को कहते हैं मदमहेश्वर, जो केदार खर्क बुग्याल है यह गौमुख के निकट स्थित है, गौमुख के नजदीक यह स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है? कैला बुग्याल। यमुनोत्री के निकट कौन सा है? देवदामिनी। फूलों की घाटी के ऊपर कौन सा है? नंदन कानन। ठीक है, उत्तराखंड में अवस्थित बुग्याल के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ बुग्यालों के नाम है, दूसरी तरफ जनपद। कफनी बुग्याल अब आपका क्लियर है, यह बागेश्वर में पड़ता है, पहले का 1 होगा। बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में है, दूसरे का 2। सहस्त्रताल या सहस्त्रताल बुग्याल ये पड़ता है टिहरी गढ़वाल के अंदर, तीसरे का हो जाएगा 4। और कुश कल्याण बुग्याल ये है उत्तरकाशी में, यानी 3। 1, 2, 4, 3 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कफनी बुग्याल बागेश्वर में है, पिंडारी ग्लेशियर के नजदीक है। इसके अलावा बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में चोपता, थैली, मदमहेश्वर ये रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। कुश कल्याण बुग्याल, इसके अलावा सुरमई बुग्याल, कोटालों की हारी बुग्याल ये पड़ते हैं उत्तरकाशी के अंदर, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चमोली के हमने देखे ऊपर पिथौरागढ़ के भी पूछे जाते हैं। पिथौरागढ़ में खलिया टॉप बुग्याल है, क्वेश्चन बन सकता है खलिया टॉप बुग्याल कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। रहाली बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ में है। लड़ी पांगती बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ में है। छिबला कोट बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। टिहरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट है पवाली कांठा बुग्याल। ठीक है, निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली और रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, यानी दोनों में जिसका विस्तार है, वो बुग्याल कौन सा है? हमारा एक बुग्याल है जो चमोली के गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में फैला हुआ है। तो गोपेश्वर और ऊखीमठ के मध्य में है हमारा अली बुग्याल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही कथन को चुनें। टिम्बरलाइन स्नो लाइन को लेकर के एक और सवाल है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। कथन है, उत्तराखंड में बुग्यालों का विकास मुख्य रूप से टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य में होता है। हमने पढ़ा था यह है आपकी टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन यहां पर है और यहां है आपकी स्नो लाइन। टिम्बर लाइन क्या होती है कि इस ऊंचाई के ऊपर आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, यहां केवल आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और स्नो लाइन क्या है कि इस लाइन के ऊपर आपको केवल बर्फ देखने को मिलेगी, कोई भी घास वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये जो बीच का इलाका है स्नो लाइन और टिम्बर लाइन के मध्य का, यहां पर बड़े पेड़ होते नहीं हैं, केवल घास के मैदान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं दोनों रेखा के मध्य में आपको बुग्याल देखने को मिलेंगे, टिम्बर लाइन के ऊपर, स्नो लाइन के नीचे। ठीक है, तो कथन तो सही है। टिम्बर लाइन से अधिक ऊंचाई पर कम तापमान और शीतकालीन बर्फबारी के कारण वृक्ष नहीं उग पाते, केवल मौसमी घास और फूल उगते हैं। तो टिम्बर लाइन के ऊपर के इलाकों में अधिक ऊंचाई पर कम टेम्परेचर के कारण, शीतकालीन बर्फबारी के कारण बड़े पेड़ यहाँ पे नहीं उगते, केवल घास और फूल उगते हैं। इसीलिए इस इलाके में आपको बुग्याल या घास के मैदान देखने को मिलेंगे, बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, उत्तराखंड की स्थानीय मृदा शब्दावली के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो उत्तराखंड की मिट्टी को आपने यहाँ पे मिलान करना है। कटील मिट्टी या कटील मृदा कहाँ पर पाई जाती है? किस क्षेत्र की मिट्टी को कटील मृदा कहते हैं? वनों के किनारों की जो पथरीली और अपरिपक्व मिट्टी होती है उसे कटील भूमि या कटील मृदा कहा जाता है। ठीक है,
उपराऊ भूमि की बात करें तो नदी घाटी के नजदीक दो तरह की जमीन आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये नदी है, इसके ऊपरी इलाका जहां पे नदी का पानी नहीं जा सकता उसको कहते हैं उपराऊ, और एक नदी के निचले इलाकों की भूमि जहां पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, पानी आसानी से पहुंच जाएगा, उसे कहते हैं तलाऊ। तो यहां पर उपराऊ क्या होगा, नदी घाटियों की या पहाड़ियों के ढलानों की ऐसी असंचित शुष्क मिट्टी जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता आसानी से, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, असिंचित भूमि है। तलावों की बात करें तो निचले इलाकों की भूमि, नदी घाटी की भूरी या गहरी दोमट मिट्टी। तो पहले का है बी, दूसरे का है सी, तीसरे का है ए। BCA आपका सही आंसर होगा। तो कटिल भूमि क्या होती है, यह वनों के किनारे की जो अपरिपक्व भूमि है, पथरीली भूमि है वो। जो ऊपरी इलाकों में है अनउपजाऊ है, जो ऊपरी इलाकों में है असिंचित है, उसको कहते हैं उपराऊ। और जो काफी अच्छी मानी जाती है खेती के लिए, निचले इलाकों में मिलती है पहाड़ी ढलानों पे, उसे कहते हैं तलाऊ। ठीक है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यह 1929 में बना था, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ICAR ने भारत में संपूर्ण मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूरे देश की मिट्टियों को इसने 8 वर्गों में बांटा, 8 अलग अलग नाम दिए, 8 अलग अलग कैटेगरी बनाई। उत्तराखंड की जो मिट्टी है उसको पर्वतीय प्रकार की मिट्टी में रखा गया, ये वाला भी सही है। पूछा है इनमें से कौन कौन से सत्य हैं, तीनों आपके सत्य यहां पे होंगे। ठीक है। प्रोफेसर कौशिक द्वारा उत्तराखंड की मृदाओं को कितने पेड़ो पारिस्थितिकी जोन में विभाजित किया गया है। तो एक और भूवैज्ञानिक, एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति डॉक्टर SD कौशिक इनका नाम है। इन्होंने उत्तराखंड को यहाँ की मिट्टियों के आधार पे, यहाँ की जलवायु, वनस्पति और ऊंचाई के आधार पे कितने पेडो इकोलॉजिकल जोन में बांटा है, इन्होंने 5 जोन में यहाँ पे बांटा। इसको भी याद करना है कि विभाजन किसने किया है, तो प्रोफेसर SD कौशिक के द्वारा किया गया है। ठीक है। मृदा के आधार पे, वनस्पति के आधार पे, जलवायु के आधार पे 5 पेड़ो पारिस्थितिकी जोन में इन्होंने बांटा है। 5 जोन कौन कौन से हैं? पहला जोन है तराई भाबर जोन, दूसरा है शिवालिक दून का जोन, तीसरा है निचला भागीरथी अलकनंदा वाला इलाका, चौथा ऊपरी भागीरथी अलकनंदा वाला इलाका और 5वां एल्पाइन जोन। ठीक है। कौशिक द्वारा वर्गीकृत पेड़ो पारिस्थितिकी जोन, उनकी ऊंचाई एवं संबंधित मृदा का प्रकार सही मिलान करें। तो देखिए उन्होंने 5 जोन में बांटा, तो वो जोन किस किस ऊंचाई पर है और किस जोन में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, ये सवाल यहां से बन सकता है। तो मैंने आपको कहा कि एक जोन उन्होंने कहा भाबर और तराई वाला जोन। ठीक है। इस जोन को उन्होंने किस ऊंचाई तक रखा, इसको रखा 300 से कम ऊंचाई वाला इलाका, 300 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो इलाका है वो आता है भाबर और तराई जोन में, और इस इलाके में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो पहला सही आपका यहां पर है। पहले का पहला होगा। शिवालिक और दून जोन, इसको किस ऊंचाई पर रखा है? जो शिवालिक और दून जोन है हमारा, इसे 300 से 900 मीटर तक रखा है और इसमें आपको आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। निचला भागीरथी अलकनंदा जोन, यहाँ को 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाला इलाका माना गया है और इस इलाके में आपको कोष्ण समशीतोष्ण भूरी वन मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है। उष्ण समशीतोष्ण इसको यहाँ पे करना और भूरी वन मिट्टी यहाँ पर इस इलाके में आपको मिलेगी। और चौथा है ऊपरी भागीरथी अलकनंदा जोन, जो 1800 से 3000 मीटर तक है। शंकुधारी वन आपको इस इलाके में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और पतझड़ भूरी मिट्टी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो पूछा है पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, सभी यहाँ पे सही सुमेलन में दिए गए हैं मिट्टी के प्रकार में। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद 3000 से 4500 मीटर तक एल्पाइन क्षेत्र आता है, जहां पर आपको जो ग्लेशियर मिट्टी है, हिमनदी मृदा है, वो देखने को मिलेगी। ठीक है। कौशिक के वर्गीकरण अनुसार 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एल्पाइन जोन में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहां पर पर्वतीय चारागाह मृदा और हिमानी मृदा आपको देखने को मिलेगी।
ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह था प्रोफेसर एस.डी. कौशिक का पूरा वर्गीकरण उत्तराखंड को, जो उन्होंने 5 वर्गों में यहां पे बांटा। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। अब तराई मिट्टी को लेकर के कुछ स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा गलत है देखिए। तराई मिट्टी का निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए बारीक कणों के निक्षेपण से हुआ है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो तराई मिट्टी है हमारी नदियों के द्वारा जो बारीक कण लाए जाते हैं उनके जमाव के द्वारा ये मिट्टी बनी है, और इन्हीं नदियों के द्वारा जो मोटे कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं उनके जमाव से बनती है भाबर मिट्टी। राज्य की अन्य मृदाओं की तुलना में तराई मृदा अधिक परिपक्व है, क्या ये सही है? ये वाला भी सही है। उत्तराखंड में जो अलग अलग टाइप की मृदा पाई जाती है, जो सारी पर्वतीय मिट्टी का पार्ट है, उनमें सबसे ज्यादा परिपक्व तराई मिट्टी को माना जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ये वाला आपका गलत है। जो उत्तराखंड की मिट्टी है, खासकर तराई मिट्टी, इसमें आपको नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे जो तत्व होते हैं उनकी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाला गलत है। यह समतल दलदली नम और उपजाऊ है, जहां गन्ना और धान की अच्छी पैदावार होती है। सवाल आता है कि उत्तराखंड की टॉप 3 में जो टॉप 2 फसलें हैं हमारी धान और गन्ना, इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो तराई मिट्टी, इसको भी याद करना है। पूछा था गलत कौन सा है, सी वाला आपका गलत है। राज्य के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली तराई मिट्टी के संबंध में कौन सा असत्य है? तो फिर से असत्य कथन यहां पे दिया है, देखिए। यह मिट्टी महीन कणों के निक्षेप से बनी है और अन्य मिट्टी की तुलना में ज्यादा परिपक्व है, पहला सही है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, यह भी सही है। यह गन्ने और धान की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, यह भी सही है। यह कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से निर्मित होने के कारण कृषि के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। ये बात कर रहा है भाबर मिट्टी के बारे में, ना कि तराई। तो डी वाला आपका गलत है, गलत आपने बताना था। निम्न में से कौन सी मिट्टी उत्तराखंड में गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो 4 मिट्टियों के नाम दे दिए, इनमें सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है धान और गन्ने की खेती के लिए? यह है हमारी तराई मिट्टी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाने वाली उस मृदा का नाम क्या है जो क्रिटेशियस काल की शिष्ट, शैल और क्वार्ज चट्टानों के टूटने से बनी है? तो क्रिटेशियस काल की शिष्ट को लेकर, शैल को लेकर, क्वार्ज चट्टानों के टूटने के कारण नैनीताल के भीमताल में एक अलग प्रकार की मिट्टी बनी है जिसे क्वार्ज मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। इसी भीमताल के इलाके में आग्नेय चट्टानों के विखंडन से, ये तो क्वार्ज चट्टानों से बनी, शिष्ट शैल से बनी, इसी भीमताल के इलाके में आग्नेय चट्टानों के विखंडन से ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण भी हुआ है। सवाल बनता है डायरेक्ट ऐसा, जैसे यहां पर है, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा कहां पाई जाती है? तो ज्वालामुखी मिट्टी जो बनी किससे है? आग्नेय चट्टानों से, और ये भी नैनीताल के भीमताल में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में क्वार्ज मिट्टी कहां मिलेगी, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी कहां मिलेगी? भीमताल को आपने याद रखना है, ठीक है। नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाने वाली क्वार्ज मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी की क्रमशः क्या विशेषता है? अब दोनों मिट्टियां मिलती कहां हैं? हमने देखा भीमताल में। दोनों की विशेषता क्या है देखिए। जो क्वार्ज मिट्टी है हल्की और अनुत्पादक होती है, जबकि ज्वालामुखी मिट्टी हल्की, रेतीली और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। दो मिट्टियां एक इलाके में मिल रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो क्वार्ज मिट्टी है ये इनफर्टाइल है, यानी कृषि के लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो ज्वालामुखी मिट्टी है जो मिलती उसी इलाके में है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर होगा। बेसिकली भीमताल में जो क्वार्ज मिट्टी है, क्वार्ज पत्थरों के टूटने से बनी है, तो यह मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अनुपजाऊ मृदा है। जबकि आग्नेय चट्टानों के कारण बनी हुई ज्वालामुखी मिट्टी जो है कृषि के लिए अच्छी है, उपयुक्त है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों और दून की घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में, दून घाटियों में आपको टर्शरी मिट्टी देखने को मिलेगी। सीधा सवाल आता है उत्तराखंड में टर्शरी मृदा आपको कहां पे देखने को मिलेगी? तो आप कहते हैं शिवालिक पहाड़ियों पर, इसके अलावा दून घाटियों पर, ठीक है।
जो टर्शरी मिट्टी होती है इसमें वनस्पति और जीवाश्म की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। ठीक है, ये शिवालिक पहाड़ियों पे मिलती है। शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढलानों पे अगर पूछेगा वहां पे कौन सी मिट्टी मिलती है, तब दोमट मिट्टी को आपने टिक करना है। जो टर्शरी मिट्टी होती है ये हल्की बलुई मिट्टी होती है और छिद्रमयी मिट्टी होती है, छेदों वाली मिट्टी ये छोटी सी होती है, इसको भी याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। पूरी डिटेल के साथ हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, पूरी डिटेल के साथ इन कॉन्सेप्ट को करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।